Hello students, once again welcome to back in my YouTube channel, and today we start the new topic of this chapter, current electricity cells. So in this chapter we discuss about the terminal potential difference EMF, internal resistance of a cell and cell, primary cell and secondary cell. Dear students, when you connect the any cells in any circuit, then the current create. Okay, so when the current create, then cell do the work. But that work may be terminal potential difference, otherwise it may be EMF of the cell. इसका मतलब ये है कि जब किसी भी सर्किट के अंदर कोई रेसिस्टेंस हो और जब उसमें सेल को हम कनेक्ट करके करंट को फ्लो कराते हैं, जब उस सर्किट के अंदर सेल को कनेक्ट करा के करंट को फ्लो कराते हैं, चार्ज को हम फ्लो कराते हैं, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा. तो कब EMF होता है और कब ये इलेक्ट्रिक टर्मिनल पोटेंशियल हो सकता है, उसके बारे में क्या करना मुझे इस लेक्चर में डिस्कस करना है. तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इस लेक्चर में सेल के बारे में. आप लोग अच्छे से पूरा लेक्चर को ला कर देखिएगा, स्किप मत करिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा. जिसे देखिए क्लास 10 से आप लोगों ने पढ़ते हुए चले आए होंगे क्लास 10 से, कि जो हमारा सेल होता है, वैसे सेल एक प्रकार की डिवाइस होती है. सेल क्या होती है? एक प्रकार की डिवाइस होती है. डिवाइस होने के साथ ये क्या करती है कि अपने अंदर के केमिकल एनर्जी को, सेल के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है वो केमिकल एनर्जी होती है. केमिकल एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि सेल कैसे बनाते हैं आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनर रहता है और इस कंटेनर के अंदर भरा रहता है क्या? सोल्यूशन. इसके अंदर क्या भरा रहेगा? सोल्यूशन भरा रहेगा. और जब ये सोल्यूशन भरा हुआ है तो इसके अंदर जब दो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, जब दो इलेक्ट्रोड ऐसे डाले जाते हैं तो होता क्या है कि इसका नेचर ऐसा होता है कि एक प्लस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो ये प्लस पोटेंशियल पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस पोटेंशियल पे हो जाएगा. तो इसी को हम बोल देते हैं सेल. और जब डियर इसको आप किसी ऐसे बल्ब से कनेक्ट करा दोगे तो बल्ब में क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी. क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी. और जो ये सेल है, सेल के अंदर जो ये एनर्जी भरी पड़ी है उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी. ये जो अंदर भरा पड़ा सोल्यूशन के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी. तो अगर हमें कहा जाए कि आप बताओ सेल क्या होता है, तो आप कहेंगे सेल हमारी एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है. Cell is a kind of a device which change to chemical energy into electrical energy. ये क्या होती है कि हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो इसका डिफिनेशन मैं यहां पर राइट कर रहा हूं. सेल इज अ डिवाइस, सेल इज अ डिवाइस which convert to chemical energy which convert to chemical energy into electrical energy, which convert to chemical energy into electrical energy. हालांकि सेल के बारे में केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री में बहुत ढेर सारे सेल हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे फैराडे का लॉ भी आता है, M=ZRT. तो ये सब प्रोसेस आप लोग केमिस्ट्री में लर्न कर चुके हैं, इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि सेल कितने टाइप्स का होता है. पूरा एकदम एक्सप्लेन करो एक सेल के बारे में, ऐसा फिजिक्स में नहीं है. अब सेल जो होता है 2 टाइप्स का होता है. देयर आर 2 टाइप्स सेल. देयर आर 2 टाइप्स सेल. यहां पे सेल के 2 टाइप्स होती हैं डियर. एक होता है हमारा प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल. हमने क्या बताया कि सेल हमारा कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप्स का होगा. एक प्राइमरी सेल होता है, एक क्या होता है? सेकेंडरी सेल. अब देखिए हमारे पास 2 प्रकार का सेल होगा. अब कुछ सेल ऐसे होते हैं कि उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, वो रिचार्जेबल नहीं होता है. क्या हमने कहा कि कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जिसको अगर आप चाहो तो उसको दोबारा चार्ज कर सकते हो. बट आपको मैं टार्च की बात करूं, टार्च में आपकी जो सेल लगा रहता है, उस सेल को अगर आप चाहें तो यूज कर लें. यूज करने के बाद फिर आप चाहें उसको दोबारा यूज कर दें, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जो सेल होता है वो रिचार्जेबल नहीं होता है. अगर वो एक बार चार्ज हो गया
तो वो दोबारा चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इरिवर्सिबल एक होता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस एक बार हो जाता है तो फिर वो दोबारा रिपीट नहीं करता। जैसे बहुत ऐसे केमिकल रिएक्शन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है ना। अगर कोई एक बार बन जाता है, हो जाता है, कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर वो दोबारा रिपीट नहीं करता कि वो पहले की तरह हो जाए। तो वैसे यहां पे होगा। तो हमारा सेल कितने टाइप्स का होता है बच्चा, 2 टाइप्स का होता है। सेल 2 टाइप्स का होगा, एक प्राइमरी सेल होता है, एक क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा क्या, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। अब देखिए प्राइमरी सेल होता क्या है। प्राइमरी सेल हमारा होता क्या है, हमने कहा कि इट कैन नॉट बी चार्ज अगेन, इसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो। तो जो प्राइमरी सेल होता है डियर, ये क्या होता है, इट कैन नॉट बी चार्ज अगेन। ओके, और ये क्या होता है, रिचार्जेबल नहीं होता। इसका मतलब यही है, बट मैं राइट कर दे रहा हूं, इट इज नॉट रिचार्जेबल। ओके, ये क्या है, रिचार्जेबल नहीं। अगर इसको आप एक बार चार्ज कर लिए तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, जितने भी ड्राई सेल आप देखेंगे, जितने भी ड्राई, जो सेल सूखा रहता है, ड्राई सेल का मतलब ये आप लोगों ने देखा होगा यार, आपके रेडियो में लगता है, वॉच में लगता है, तरह तरह से जो टार्च होता है, टार्च में भी ऐसे सेल लगाए जाते हैं जिसमें कह सकते हैं सोल्यूशन टाइप का नहीं, पर सोल्यूशन तो होता है बट वो थोड़ा सॉलिडिकल फॉर्म में होता है। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। बटन सेल, तमाम प्रकार के सेल हैं। बटन सेल, तो ये क्या होता है डियर, प्राइमरी सेल। बट अगर हम सेकेंडरी सेल की बात करें, सेकेंडरी सेल, देखिए नाम में ही सब कुछ पता चल रहा है कि इसको दोबारा आप चार्ज कर सकते हो। इट इज रिचार्जेबल, इट कैन चार्ज अगेन, इट कैन बी चार्ज अगेन। इसको आप तब तक चार्ज कर सकते हैं, जो सेकेंडरी सेल होता है हमारा, इसको आप तब तक चार्ज कर सकते हैं जब तक इस केमिकल की, इसके ना जो सोल्यूशन है, जब तक इसकी कैपेसिटी, इसका पावर खत्म नहीं हो जाता। इसको आप क्या करिए, चार्ज करते रहिए। सपोज एक कोई पर्सन है, नया नया है, उसको आप क्या करें, चार्ज करके उसको एनर्जेटिक बना दिए। अब वो क्या हो गया, एनर्जेटिक था, उसकी एनर्जी क्या होगी, खत्म होगी। फिर उसको आप चार्ज करके उस एनर्जी क्या कर दो, जो सोल्यूशन, जो केमिकल रहता है, उसको फिर एनर्जेटिक बनाओ, फिर वो काम करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जैसे पहले था वैसे बाद में भी काम करे। जो सेकेंडरी सेल होता है, कोई भी सेल हो, अगर उसकी हम बात करें तो जैसा फर्स्ट स्टेज में होता है वैसा परफॉर्मेंस उसका लास्ट स्टेज में नहीं होता है। उसकी कैपेसिटी, उसकी इफिशियंसी कुछ ना कुछ लास्ट स्टेप तक जाते जाते कम हो जाती है। तो वो हमारा होता है सेल। तो सेल क्या होती है डियर, सेल एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल हमारा एक प्रकार का ऐसा सेल है जिसको आप 1 टाइम चार्ज कर सकते हो। जो एक बार चार्ज होकर आ गई, जो यूज कर लिए, अब उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। एग्जांपल मैंने बताया ड्राई सेल, ऐसे बहुत सारे आपको लैब में मिलेंगे। और फिर इसके बाद होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को क्या कर सकते हैं, आप चार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल जो होता है बच्चा, उसको आप चार्ज कर सकते हैं। अब इसका मैं सिंबल की बात कर दूं, सिंबल, तो इसका सिंबल इस प्रकार से, सेल में क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है, एक प्लस एक क्या होता है, माइनस। ये किसका सिंबल है, ये सेल का सिंबल है। इसका पहले मैं एग्जांपल राइट करूंगी क्योंकि एग्जांपल नहीं राइट किया। इसका एग्जांपल है लेड एक्यूमुलेटर। लेड एक्यूमुलेटर ऐसे आता रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, लेड एक्यूमुलेटर। ये किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी सेल का। और सेल का देखिए सिंबल है ये। अगर इसी में मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो देखिए ध्यान से, बैटरी क्या होता है हमारा, बैटरी सेल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो जो हमारा बैटरी होता है वो सेल से मिलकर बना होता है।
बैटरी हमारा क्या होता है, वो सेलों से मिलकर बना होता है। तो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द बैटरी, यू कैन टेल हिम इजिली बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बैटरी का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है डियर, प्लस माइनस प्लस माइनस, कई तरह से होते हैं यहाँ पे, इसलिए तो देख रहे हैं ना, ये होता है, ये क्या है बच्चा, ये है हमारा बैटरी और ये क्या था, सेल था। तो इफ यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज नोट डाउन इट एंड डिस्कस अबाउट द EMF ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं बढ़िया से। EMF ऑफ सेल क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उस पर पूरा का पूरा डीप नॉलेज लेंगे हम। तो उसको सबसे पहले क्या, इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं आपसे। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये हमारा EMF ऑफ सेल क्या होता है। ये फिजिक्स में जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो EMF वर्ड बार बार आता है, EMF वर्ड बार बार आता है, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन में दिया इस सेल का EMF इतना है। तो EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए ध्यान से, हम समझा रहे हैं। सपोज कर लो एक ऐसे सेल बना, आप पूरी कहानी को समझिएगा। एक सेल मैंने ऐसे बना दिया है ना, क्या कर दिया, एक ऐसे सेल बना दिया, और यहां पे सपोज कर लिया कि दो रेसिस्टेंस है, ये सपोज दैट R1, ये सपोज दैट क्या है, R2। आपके पास कितने सेल हैं, एक सेल है ना, क्या है, कितने सेल है, एक सेल है। और ये सेल क्या कर रहा है, यहां से प्लस क्यू चार्ज को फ्लो करा रहा है, किसमें, R1 में और R2 में। तो इस चार्ज को, इस प्लस क्यू चार्ज को कंप्लीट सर्किट में, कंप्लीट सर्किट हमारा कौन है, यहां से लेकर यहां तक, तो इस कंप्लीट सर्किट में फ्लो कराने में जितना वर्क डन करेगा उसी चीज को हम बोलते हैं सेल का EMF। सेल का EMF क्या होता है, द वर्क डन टू कैरी पर यूनिट चार्ज इन कंप्लीट सर्किट। हम क्या करें कि इसको पूरे सर्किट में फ्लो कराने में, इस चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने में जितना वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है, उस सर्किट का, उस सेल का, सर्किट का नहीं, उस सेल का EMF। तो इसका डिफिनेशन राइट कर सकते हैं डियर, द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज in complete circuit, in complete circuit, the work done to carry unit charge in complete circuit is called EMF। एकदम उसी तरह से है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ना, बस वहां पे क्या था, पोटेंशियल में अलग चीज होता है, यहां पे क्या है कि पूरे सर्किट में फ्लो कराया जा रहा है। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल जो होता है वो हमारा E होता है, इज इक्वल टू W/Q। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इसका यूनिट, तो आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल वही फार्मूला है, V इक्वल टू W/Q, E इक्वल टू W/Q। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका होता है जूल पर कूलम आर वोल्ट। क्या होता है, इसका यूनिट पूरा वोल्ट होता है, या फिर क्या कह सकते हैं, जूल पर कूलम। अच्छा, तो EMF का मतलब समझ में आया। EMF का मतलब होता है कि यार सेल को किसी चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने में जितना वर्क डन करेगा वही होता है उस सेल का EMF। अब आपको बात करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे।
किस पे बात करना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूरी मैं कहानी समझा रहा हूं, बहुत अभी डीपली समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी समझिए, अभी जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप समझ जाएंगे, पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच क्या डिफरेंस होता है, क्या मेन लॉजिक है, ठीक है ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच क्या मेन मैटर है, वो चीज आपको पता चल जाएगा। देखिए हम क्या समझिए, क्लिक करिए माइंड में कि सर जो ईएमएफ में जो होता है उस सेल का, उसमें वो उस ईएमएफ से चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराता है। बट ध्यान देना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा नहीं होता है। इसमें चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराया जाएगा। इसमें चार्ज क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कराया जाएगा, फ्लो कराया जाएगा। चार्ज क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज, the work done to carry unit charge from one point to another point, one point to another point is called terminal potential difference। is called terminal पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका सिंबल होता है V, वही फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा बच्चा, बोलो ध्यान से, यूनिट क्या होता है। यूनिट में आप कहेंगे सर कि इसका भी यूनिट जूल पर कूलम, या तो फिर इसका क्या होगा, वोल्ट होगा। इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, या तो फिर क्या होगा, वोल्ट होगा। क्या इतनी बात पूरी क्लिक हुई दिमाग में? जल्दी बोलो, देखिए ध्यान से, जल्दी से समझिए। अभी बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन, अभी इतने काम नहीं चलेगा। एक बात पता चला सर, इसमें काम ज्यादा होता है, ध्यान समझिएगा। पूरी कहानी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ में पूरे सर्किट में जाएगा। इसमें क्या होगा, जो वर्गन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इससे तो एक बात क्लियर ही हो जाता है नोट्स में। अगर मैं यहाँ पे नोट्स बनाना चाहूं, नोट में तो एक बात क्लियर है, यहाँ पे नोट में डाइट कर लीजिएगा आप लोग। नोट में क्या क्लियर है कि सर जो हमारा ईएमएफ होता है, ये ईएमएफ होता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। हमेशा नहीं, ये क्या होता है, फॉर क्लोज सर्किट, फॉर क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब उसमें, तो हाँ अब देखिए ध्यान से। लेकिन अगर आपका सर्किट आपका ओपन है, अगर आपका सर्किट आपका क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब यह है कि जो हमारा सेल है बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है, खुलेआम है। मतलब ये किसी में करंट वगैरह वगैरह चार्ज को फ्लो नहीं करा रहा है। अगेन रिपीट, हम आपसे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सेल है अब की बार ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होने का मतलब यह है कि ये जो सेल है करंट फ्लो नहीं करा रहा है, ना तो चार्ज फ्लो करा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा सेल का ईएमएफ होता है डियर, वही उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ओपन सर्किट के लिए ई इक्वल टू क्या होता है, V होता है। यानी कि अगर कोई सर्किट हमारा खुला सर्किट होगा तो उस सिचुएशन में ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट एम आई सेइंग, व्हाट एम आई सेइंग, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस पॉइंट। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? एक बात और सुनो, तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, एक बार यहां से कम हो गया, एक बार यहां पे बराबर हो गया। तो क्या ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता? सोचने वाली बात है। क्या ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता? योर आंसर इज नो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कभी भी ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या हम कह रहे हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये कभी ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस बात पर जरूर फोकस करना, ठीक है ना, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कभी ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यू हैव क्लियर टू दिस पॉइंट। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो जल्दी से क्या करिए, इसको नोट करिए। अब हम शुरू करते हैं बात करना इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल नोट कर लिए। तो देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। तो जैसे कंडक्टर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कंडक्टर नहीं, सेल नहीं, जैसे कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस अपोज करता है, जिस प्रकार से कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस करंट का अपोज करता है, उसी प्रकार से सेल के अंदर भी कुछ करंट फ्लो होती है। हम क्या करें, उसी प्रकार से सेल के अंदर भी करंट प्रोड्यूस होती है, और उस करंट का जो अपोज करता है वो हमारा होता है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो हम क्या कह रहे हैं कि यार करंट दो प्रकार से फ्लो होता है सेल, एक सेल के बाहर होगा, एक सेल के कहां होगा, अंदर होगा। क्या होता है, सेल के बाहर होता है, एक क्या होता है सेल के अंदर। ध्यान समझिए, ये हमारा सेल है और ये कोई कंडक्टर है, उसका रेसिस्टेंस कितना है, आर है। तो ये सेल मैंने बना दिया। तो हमने क्या कहा कि करंट दो प्रकार से फ्लो होता है, एक सेल के बाहर होगा, एक सेल के क्या होगा, अंदर होगा। तो जब यहां सेल के बाहर करंट फ्लो होता है तो करंट का अपोज कौन कर रहा है, तार कर रहा है, अब वायर कर रहा है। तो सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसका अपोज कौन करता है, तो उसका अपोज करता है इलेक्ट्रोलाइट हमारा। तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, जो सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये करंट का अपोज करता है, बट कहां, इनसाइड द सेल। सेल के भीतर होता है ये प्रोसेस। सेल के भीतर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका वो करंट का विरोध करता है, करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा। इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो इस सेल के साथ एक रेसिस्टेंस भी जोड़ना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इसका सिंबल होता है स्मॉल आर। तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो हम कहेंगे सेल का ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई है। सेल का ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई है, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। तो अगर इसका मैं डिफिनेशन राइट करना चाहूं, इनसाइड द सेल, सेल के भीतर इलेक्ट्रोलाइट अपोज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। और इसका जो सिंबल होता है डियर, सिंबल जो होता है ये स्मॉल आर होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो भी कितना होता है, ओ। यूनिट सब कुछ सेम होगा यार, बस ये सेल के अंदर होता है। सेल का भी रेसिस्टेंस होता है, बट वो बड़ा रेसिस्टेंस नहीं होगा, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, बहुत बिग रेंज में नहीं होता भाई। अगर इनका रेंज बहुत आप बड़ा करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। सेल का जो रेसिस्टेंस होता है थोड़ा सा कम होता है, बट सेल का रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, और वो रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे आपको जब बताया जाएगा पोटेंशियोमीटर के बारे में। जब पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे तो वहां पे एक फार्मूला आता है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अंडर ब्रैकेट L1/L2-1। तो वहां पे इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में आपको पूरी की पूरी कहानी क्या करेंगे, हम
क्लियर कराएंगे। क्लियर हुई बात ना, बस यहां तक अभी इतना क्लियर करिए। अब देखिए, तो इस सिचुएशन में करंट कितना होगा, फ्लोइंग करंट बाय सेल। तो फ्लोइंग करंट बाय सेल कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, समझा रहा हूं पहले, वी अपॉन आर, बट यहां पे वी तो होगा नहीं, एक ही रेसिस्टेंस है, वही इसकी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ हो जाएगा। सो ई हो गया, बिल्कुल उसी तरह होता है, अपॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहां पे इसको सही सही राइट कर दूं, आई इक्वल टू ईएमएफ, याद कर लो, नेट ईएमएफ, करंट फ्लोड बाय सेल, करंट फ्लोड बाय सेल आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। अंडरस्टैंड दिस फार्मूला, आई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आज अंडरस्टैंडिंग, फ्लोइंग करंट बाय सेल आई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, नेट ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस internal resistance. This is the formula of electric current in which the internal resistance is included. Now discuss about the properties of internal resistance. Internal resistance के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, उस पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जल्दी से क्या करें, इसको आप स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ओके, जल्दी से नोट करिए, और टाइम भी देख रहे होंगे आप लोग कि काफी ज्यादा टाइम भी हो रहा है ना, तो इसलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, उस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। तो भैया ऐसे अगर मैं राइट करूंगा, समझाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लॉस होगा, तो मैं सोच रहा हूं एक बार राइट कर दूं फिर आपको दिखाऊं, है ना, एक बार राइट कर दूं इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर आपको हम दिखाई दे लास्ट में, फिर क्योंकि मेरी बहुत लंबा वीडियो जाएगा, नियर अबाउट 26 मिनट्स एबव होने वाला है। सो ओके स्टूडेंट्स, हियर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर गिवन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। जो सेल होता है उसके बीच का जो प्लेट होता है, दोनों प्लेट सेल के अंदर, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, इंटरनल रेसिस्टेंस। कम डिस्टेंस पे होगा तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा, अगर प्लेट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, फर्स्ट बात यह है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट, it is inversely proportional to area of electrode dipped in solution। तो सोल्यूशन के अंदर जो प्लेट डूबा रहता है, इलेक्ट्रोड का जो भाग डूबा रहता है, उसके एरिया की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो हमारा सोल्यूशन थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, डेंसर से रेयर मीडिया बनेगा, आयंस क्या होंगे, ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, काम करना ज्यादा तेजी से कर देंगे। तो जब ज्यादा तेजी से काम करेंगे इसका मतलब ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे, तो हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसके बाद इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो किसका बना हुआ है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। कार्बन का बना हुआ, किस चीज का बना हुआ है, किस मेटेरियल का बना हुआ है, उस पर भी हमारा क्या करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको जल्दी से भूलिएगा मत। फर्स्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। सेकंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन और इमर्स्ड इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ सेल एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, वो प्रूविंग करवाएंगे। इसके बाद आपको बढ़िया सा जोरदार क्वेश्चन लास्ट में आपको करवाएंगे।
3-4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो भी लेक्चर हमारा क्या होगा, 30 मिनट का ही बनेगा, जैसा कि ये भी 30 मिनट का ही बन रहा होगा। तो 30 मिनट का लेक्चर मैं इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ एक बात और, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।